मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 10th यूनिट है जनजाति संस्कृति, उसमें हमने कल इंट्रो देखा था। इसके पहले एक फुल वीडियो पड़ा हुआ है आपके पास में, जिसमें इंट्रो भी है, साथ में जो है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है भौगोलिक वितरण वाला, उसको मैंने डिस्क्राइब किया है, समझाने का प्रयास किया। आज हम दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, जनजाति संबंधी संवैधानिक प्रावधान। अब आपको बता दें, हमारे संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी आदि जातियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, है ना, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 29 है जिसमें अल्पसंख्यकों को है, लेकिन उसका विस्तार जो अनुसूचित जनजाति है, क्षेत्र है, वहाँ पर भी उनके जो राइट्स हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स को लेकर, संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर, वहाँ तक उनका विस्तार है। खैर, आप देखेंगे हमारे यहाँ पे स्पेशली 5वीं और 6ठी अनुसूची भी है, साथ में ऐसे अनेक आर्टिकल्स, अनेक ऐसे संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं जिनका सीधा संबंध अनुसूचित जनजाति से है। कुछ का संबंध जनजातियों से, कुछ का, ज्यादातर का संबंध अनुसूचित जनजातियों से, ठीक है। इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 338A, 339, ये दो आर्टिकल्स एक्सक्लूसिवली जो है जनजातियों से संबंधित है। 338A जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का जिक्र है, और अनुच्छेद 339, 339, इस आर्टिकल में एक एनी कमीशन टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर व्हाट पर्पस, ये राष्ट्रीय स्तर का आयोग नहीं है। इसमें 339 में कहा गया है कि उनके प्रशासन में क्या स्थिति है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की क्या स्थिति है उनके लिए, और वेलफेयर जो स्कीम्स है उनकी क्या स्थिति है राज्यों में उनके लिए। यानी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बाय आर्टिकल 339 इन पोजीशन टू कंट्रोल द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर द वेलफेयर पर्पज ऑफ द एसटी, ठीक है, जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए, ठीक है, वो एक कंट्रोल, नियंत्रण की स्थिति में आती है, निर्देश देने की स्थिति में आती है, तो वो एक आयोग का गठन कर सके 339 में। और 338 में जो है राष्ट्रीय आयोग, उसके गठन का, दोनों में ही ये प्रावधान है कि 10 साल, संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर जो है ऐसे आयोग का गठन किया जाएगा। 339 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अब आप देखिए जो यहाँ पे अध्याय 2 दिया गया है, इसमें ऐसे ही हम संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, और ये जितने भी आप देखेंगे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजाति, यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है। आपको मोटे तौर पे हम बता दें कि यहाँ पर जो जातियां हैं, चलो यही मैं बता देता हूं आपको। हमारे यहाँ पर जो जातियां, कास्ट, इस कास्ट के बारे में आप यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द कास्ट। कास्ट को हमने यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, एक एसटी, एक एससी। जहां तक कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट की बात है, तो शेड्यूल्ड कास्ट, दीज आर द शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। अब ये एक अलग बात है कि हम स्पेशली इनको भी अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो एससी, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं, पर देखा जाए तो दिस बोथ आर द कास्ट, ये दोनों ही जातियां हैं। और जब शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जाए कि दोनों ही शेड्यूल्ड है, ओबीसी हमारे यहाँ शेड्यूल्ड नहीं है, अनुसूचित नहीं है, लेकिन ये अनुसूचित है, एसटी और एससी अनुसूचित है, दोनों ही शेड्यूल्ड कास्ट है, लेकिन ये शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब है, और ये शेड्यूल्ड कास्ट है। इनको इससे एससी कहा गया है, इनको एसटी कहा गया है संविधान, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। लेकिन हम ये कहें कि संविधान में कौन सी जाति अनुसूचित है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब भी अनुसूचित है, शेड्यूल्ड कास्ट भी अनुसूचित है। तो उस मोटे तौर पर देखा जाए तो ये पूरा हमारा यूनियन है, और इस यूनियन में, है ना, मैथमेटिकल टर्म्स जो यूनियन है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें एसटी एससी दोनों शामिल है जब कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जाए। चलिए अब हम यहाँ पर इसी संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करेंगे।
यह संवैधानिक प्रावधानों, जो जनजाति संबंधी संवैधानिक प्रावधान है उनकी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ, फिर आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं। आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षण, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसटी, ये एक्सक्लूसिवली हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे ये एसटी की बात हो रही है। एसटी को कौन कौन से संरक्षण संविधान में है, तो एसटी को दोनों तरह से जरूरत है। एक संवैधानिक वैधानिक तरीके से उनका संरक्षण प्रोटेक्शन किया जाए, उनको कुछ लीगल राइट्स दिए जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाए, एक तो ये चीज़। दूसरा, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान की भी बात की जाए, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स वगैरह इन सब का भी प्रावधान किया जाए। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? क्या एक अलग से विभाग या मंत्रालय का गठन किया जा सकता है? एक क्या आदिम जाति मंत्रणा परिषद, सलाहकारी परिषद का गठन किया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे अभिमेत्री जो असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर है, जो छठी अनुसूची वहाँ पे लागू है, उन राज्यों में राज्यपाल के साथ में, विशेषकर असम में देखेंगे आप, संवैधानिक सलाहकार परिषद होती है राज्यपाल की, उसके तहत वो वहाँ उस क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से जो है दो तरह के हम संरक्षण यहाँ देखते हैं। एक है सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, और एक राजनीतिक प्रशासनिक। राजनीतिक प्रशासनिक में आप देखेंगे पूरी तरह से ये राजनीतिक प्रशासनिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स से संबंधित है, ठीक है। और कुछ राजनीतिक रूप से उनके विशेष विभाग, मंत्रालय, परिषद, इनकी बात। और सामाजिक शैक्षणिक में हम देखते हैं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या शिक्षा का प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है, क्या आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है, उनकी स्क्रिप्ट्स आदि के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक, ये सब यहाँ पर आप देखेंगे संवैधानिक प्रावधान तक ये मोटे तौर पर संरक्षण दिए गए हैं। अब इसी को मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त में याद रखने के लिए आपको कैसे इसको करना चाहिए, तो एसटी के लिए रक्षोपाय है ना, रक्षोपाय या संरक्षण, प्रोटेक्शन आर दी एसटीज अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन अदर एरियाज। तो एसटी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे मोटे तौर पर आप इसकी बात करें, इसको अलग ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक आप देखेंगे यहाँ पर इनके लिए हमने सामाजिक, आर्थिक ये संरक्षण देने का प्रयास किया, और दूसरा इनके लिए हमने राजनीतिक, प्रशासनिक ये रक्षोपाय की है। अब जब आप सामाजिक आर्थिक की बात करेंगे, सोशो इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक प्रोटेक्शंस आर द सेफगार्ड्स अवेलेबल टू द एसटीज। तो इसमें आर्टिकल वाइज हम देखें तो 15 आता है, आर्टिकल 16 आता है ना, 15(4), 16(4) ये आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 29 भी टू सम एक्सटेंट अवेलेबल टू द माइनॉरिटीज एंड टू द एसटीज एज वेल, तो ये आर्टिकल है। फिर आर्टिकल 46 जो हमारे शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए के उत्थान के लिए राज्य को निर्देश देता है कि वो कुछ कदम उठाए। यहाँ राज्य, आपको बता दें, जब हम राज्य की बात करेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स में राज्य की बात करते हैं तो भारत स्टेट की बात होती है, भारत राज्य की बात होती है, ठीक है। और जब हम यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि इसमें राज्यों को निर्देश दिए गए थे, राज्यों को यानी राज्य सरकारों को नहीं, ये प्रोविंशियल जो है टर्मिनोलॉजी नहीं यहाँ पर, राज्य को यानी सरकार को दिए गए, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। यहाँ स्टेट का इस तरह से आपको देखना चाहिए, हम पॉलिटी में इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए आप, ये जो है ये, इसके बाद आर्टिकल 350 ये जोड़ा गया, इसमें भी एक स्पेशली आप देखेंगे अपनी भाषा में आवेदन देने का प्रावधान किया। तो ये आप देखें टोटल मिला के ये जो है सामाजिक आर्थिक संरक्षण इससे सुनिश्चित होता है। इससे उनको क्या
सुनिश्चित होता है कि उनको सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी अनुसूचित जाति जनजाति, यहाँ देखिए जनजाति भी आपको दिखाई दे, जनजाति यहाँ पे दूसरी भी ये सब है, उनके साथ में जनजाति है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है, ठीक है। तो उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पर जो है सीधा सीधा यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो यहाँ बात होगी आपके आरक्षण की बात होगी, रिजर्वेशन। ये आरक्षण से संबंधित है। जब आरक्षण से संबंधित तो आरक्षण दो तरह से है। आरक्षण आपको सीधी भर्ती के समय में भी आरक्षण देना है और साथ में प्रमोशन में भी देना है ना। सीधी भर्ती और सीधी भर्ती का क्या मतलब है? सीधी भर्ती का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, अर्थात सीधे आवेदन बुलाकर परीक्षा इंटरव्यू जो भी है उसके चरण उसके माध्यम से भर्ती हो, जैसे लोकसभा आयोग का, ये डायरेक्ट है ना। और एक इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसको प्रमोशन कहते हैं, है ना। इसको अप्रत्यक्ष भर्ती, ये जो है आपका वाया प्रमोशन इंटरनल होता है, डिपार्टमेंट वाइज ही होता है। जो पहले से रिक्रूट है उनको ऊपर के पदों पर पदोन्नत किया जाता है। तो ये दोनों ही आरक्षण यहाँ पे अवेलेबल है, ये सीधी भर्ती में भी है और प्लस प्रमोशन में भी। इंदिरा साहनी केस और नागार्जुन केस इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इंदिरा साहनी केस ने 50% सीलिंग भी लगाई थी, साथ में क्या कहा था, प्रमोशन में नहीं होगा, लेकिन नागार्जुन ने कहा प्रमोशन में भी दिया जा सकता है। चलिए, तो ये 16/4 का इसका संबंध है, आरक्षण से संबंधित है। ये देखिए आप, इंदिरा साहनी केस में पदोन्नति से इनकार, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण का जो डायरेक्शन था वो नागराज में था। अब आप देखिए आर्टिकल 29, ये भाषा लिपि इन सब के संबंध में है। भाषा लिपि स्क्रिप्ट, तो आप अगर यहाँ मध्य प्रदेश में गोंडों की गोंडी भाषा है ना, उराओं की कुर्ख भाषा है, ठीक है, भारिया की भन्नोटी भाषा है, भीलों की भीली भाषा है, भीली बोली है, तो इनको इनके संरक्षण का भी काम इसके तहत होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 29 में भाषा साहित्य लिपि, उनका जो गोंडी साहित्य, जिसे हमारी मध्य प्रदेश में जो बोली अकादमी है, बोली अकादमी एवं विकास परिषद मध्य प्रदेश शासन, वो जितनी भी मध्य प्रदेश की बोलियां हैं, तो मध्य प्रदेश की बोलियों में मालवी भी है जो साधारण लोगों की, लेकिन जनजातियों की बोली जो है उनमें बहुत सारे प्रकाशन किए गए। आगे जो चैप्टर है उसमें है संग्रहालय संस्थान प्रकाशन, उनका कितने सारे जो है बोली के ऊपर। धर्मेंद्र पारे जी साहित्यकार हुए, उन्होंने बहुत सारा जनजाति साहित्य लिखा है, बोली में साहित्य लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो ये आर्टिकल 29 समय आर्टिकल 46, ये भी इंक्लूसिव है। इसमें सब, जैसा मैंने आपको बताया, सभी पिछड़े वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जाति मतलब जनजाति हो, जाति हो, ओबीसी हो, जो भी कमजोर वर्ग है, सबके शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान का प्रयास किया जाएगा अनुच्छेद 46 में। दुर्बल पिछड़ों के शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान, ये आपको राज्य व्यवस्था के हिसाब से भी याद रखना चाहिए कि इसमें है क्या मात्र शैक्षणिक है या आर्थिक भी है, अनुच्छेद 46। तो शैक्षणिक और आर्थिक दोनों, ठीक है। अब है ना, एजुकेशनल प्लस इकोनॉमिक, डबल ई है ये, याद रखिए। 46 डबल ई, 44 यूनिफॉर्म सीट, सब बराबर, 4 बराबर, ठीक है। तो वहां पे क्या है, यूनिफॉर्म। और 46 यहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, upliftment of the weaker section of the society. Weaker section includes all sort of our caste, okay, जो भी weaker section है। चलिए, तो अब भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो 350 ए देख लीजिए, प्राथमिक भाषा, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है। अपर जो हायर एजुकेशन है उसकी बात नहीं है, जो प्राथमिक शिक्षा, प्रिलिमिनरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में अगर कोई कहता है कि हमें हमारे झाबुआ में भीली भाषा में ही प्राथमिक शिक्षा चाहिए, तो राज्यपाल
उसको देगा। राष्ट्रपति इसके लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल को डायरेक्टिव्स इशू कर सकता है कि प्रोवाइड या अरेंज दिस काइंड ऑफ एजुकेशन सेटअप, ठीक है, सो दैट वी कैन इम्पार्ट द एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर द माइनॉरिटीज इन देयर ओन लैंग्वेज, इन देयर ओन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एक प्रावधान यहाँ पे है। फिर वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, क्योंकि ये भाषाई अल्पसंख्यक में आप देखिए हमारे अल्पसंख्यक जो है वो धार्मिक आधार पर भी है, ठीक है। आर्टिकल 29, 30 ये सब जो है कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटीग्रेट भी किया। ये क्या है, ये धार्मिक अल्पसंख्यक जो है ना उनको अपनी भाषा और ये सब, लेकिन यहाँ भाषाई अल्पसंख्यक, तो धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक एक अलग कंसेप्ट है, और विशुद्ध भाषाई अल्पसंख्यक तो भाषा गोंडी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक संख्या कम है एज कम्पेयर टू अदर्स, एक इस विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है, विशेष जनजाति समुदाय में बोली जाती है, भन्नोटी हो या गोंडी हो या कुरुक। तो ये उनके लिए उनकी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था, और उनके लिए विशेष अधिकारी जो ये जांच करेगा कि उनकी क्या स्थिति है, उनकी भाषा लिपि उसकी क्या स्थिति है, उसमें क्या प्रगति है, क्या कदम उठाने जाने चाहिए, ठीक है, भाषा अल्पसंख्यकों पर। तो ये 350A और ये 350B। चलिए, तो ये मोटे तौर पर जो है ये आप देखें इस तरह के जो प्रावधान है ये इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान से संबंधित ज़्यादा है। सामाजिक का ही एक अवयव क्या होता है, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब सामाजिक अवयव होते हैं, सामाजिक घटक है, ठीक है। तो ये सामाजिक घटकों में शिक्षा, स्वास्थ्य ये, ठीक है, साथ में आर्थिक उत्थान ये भी आया। लेकिन जब तक उनका प्रशासन उनके अनुसार नहीं चलेगा, उनके लिए एक विशेष रूप से प्रशासन की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इन सब रक्षा उपाय, सामाजिक आर्थिक उन्नति कैसे सुनिश्चित की जा सकेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन संविधान ने इस दिशा में भी काम किया और राजनीतिक प्रशासनिक रक्षोपाय भी किए हैं। इसके तहत इनको, जैसे यहाँ पे शैक्षणिक आरक्षण की बात हो रही है, राजनीतिक आरक्षण की भी बात होती है ना। जैसे ये जो है आप देखेंगे शैक्षणिक आरक्षण है यहाँ पे, प्लस है ना, जैसे IITs है ना, हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस जो है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें तो रिजर्वेशन देते ही हैं। भर्ती में आरक्षण है, भर्ती में आरक्षण है ना, लोक सेवा में, ठीक है। ये प्रशासनिक रूप से उनको जो इससे संबंधित जो है आर्टिकल 335 भी आता है, लोक सेवा में आरक्षण संबंधित। आपको दो तरह से पढ़ना पड़ेगा इसको, 16(4) प्लस 335, ये दोनों आर्टिकल कंबाइंड टुगेदर दे मॉनिटर, दे डायरेक्ट दी रिजर्वेशंस इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये दोनों मिलकर 16(4) और 335 दोनों का संबंध है। ये 335 ये कहता है कि लोक सेवा आयोग की जो कॉम्पिटेंसी है, उसकी प्रशासनिक एफिशिएंसी, दक्षता है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य ऐसी जातियों के आरक्षण, ऐसी जातियों के लोक सेवा में प्रवेश के दावों को देखेगा, जिससे कि उनको भी उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके। अगर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में भी बहुत कम है, ठीक है, तो उनका ये दावा कि उनको उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, इस बात के लिए राज्य सरकार प्रयास करेगी, प्रोवाइडेड कि कॉम्पिटेंसी जो है, जो एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, इट शुड नॉट बी सफर्ड, ठीक है, उस सीमा तक आप रखें। यही जो शुड नॉट बी सफर्ड, तो इसको ध्यान में रखते हुए 50% सीलिंग लाई गई। 50% सीलिंग जो है वो उसी पे लाएंगे, पर 50% तक इनको आरक्षण, 50% जो है वो मेरिट के आधार पर होगा, मतलब एक कॉमन जनरल कंपटीशन के आधार पर होगा। तो ये दोनों मिलाकर इस तरह से ये कंसेप्ट बनता है, सोशल जस्टिस की अवधारणा है। ये जो है ऑल टुगेदर जो आरक्षण है, ये सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, ठीक है। ये आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है, सामाजिक आधार, सामाजिक आधार पर सामाजिक पिछड़ापन, ठीक है। शैक्षणिक सामाजिक रूप से जो जातियाँ पिछड़ी रही, हमारी ऐतिहासिक जो भूलें हुई हैं, उसका दुष्परिणाम जो हुआ, ऐसी जातियाँ जो शिक्षा में, सामाजिक क्षेत्र में प्रगति से वंचित हो गई। तो
उसको दूर करने के लिए, उस सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक अन्याय जो हुआ है उसको दूर करने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा, ये हमारा आरक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है। अब राजनीतिक प्रशासनिक रक्षोपाय की बात करें तो यहाँ पे आपको एक विभाग भी देना पड़ेगा, ठीक है, उनके क्षेत्रों का प्रशासन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें मोटे तौर पर इसको देखिए राजनीतिक प्रशासनिक रक्षोपाय, तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है, और अनुसूचित जातियों को विधायी आरक्षण। ये दो चीजें देखिए, यहाँ पे बात हो रही है सामाजिक आर्थिक संरक्षण के तहत शैक्षणिक आरक्षण, है ना, लोक सेवा में आरक्षण। अब लोक सेवा में आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण, ये एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर जो है सीधे सीधे आप उनको कहाँ आरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर नीति निर्धारित होती है, जहाँ पर प्रशासन के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमको अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन ये सुनिश्चित करना है। इसके लिए दो अनुसूचियां हैं, एक 5th शेड्यूल है और एक 6th शेड्यूल है। आर्टिकल 244 1 and 2, ठीक है। आर्टिकल 244 में ये दो अनुसूचियों का प्रशासन का सीधा सीधा संबंध इससे है, 5th और 6th शेड्यूल से। अब 6th शेड्यूल तो जो है एक्सक्लूसिवली 4 स्टेट से संबंधित है, 4 राज्यों से संबंधित है। बाकी शेष जो भी भारत में जनजाति बहुल क्षेत्र है उनके प्रशासन से संबंधित 5th शेड्यूल है। ये 4 को छोड़ तो बाकी जो भी राज्य बचे हमारे 24-25, इन राज्यों में हम 5th शेड्यूल की बात करेंगे, राज्य हो या संघ क्षेत्र हो, सभी में। तो अभी ये 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, तो ये मणिपुर। तो अभी मैत्री जो है हमारे असम, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये 4 राज्यों में जो है हमारा 6th शेड्यूल लागू है। और जो 5th शेड्यूल है, ये 5th शेड्यूल किसमें लागू है, शेष राज्यों में लागू किया जाए। ये तो ऑटोमेटिकली इट इज इन फोर्स, ये तो चारों राज्यों में स्पेसिफाइड तरीके से जो है लागू कर दिया गया है, ठीक है, ये अपने आप स्वतः लागू। लेकिन बाकी 5th शेड्यूल है, इट इज टू बी इन फोर्स एज पर द लॉ, है ना। जैसे ही लॉ बनेगा 5th शेड्यूल विल कम इनटू फोर्स। किसी स्टेट के लिए ये क्षेत्र है जिसको अनुसूची में जाए, जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पूरा मध्य प्रदेश 5th शेड्यूल में आ सकता है, यस आ सकता है, अगर वहाँ पे हर जिले में इस तरह की जनजातियों की संख्या हो। या कोई जिला पूरा आ सकता है, क्या क्या जिले का कोई विकास खंड आ सकता है, यस, पूरा जिला नहीं आए उसके 1-2 विकास खंड आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो 16 जिले हैं, एमपी की बात करें तो एमपी में अभी वर्तमान में जो नए जिले बने हैं, पांडुना वगैरह, इन सबको मिलाकर मैं बात करूं तो 16 जिले ऐसे हैं जहां पर 5th शेड्यूल लागू किया गया है, ठीक है। इनमें 16 जिले में पूरे 16 जिले नहीं है, 16 जिले, कुछ जिले पूरे हैं, कुछ जिलों में कुछ ही ऐसे जिले जो पूरे, अधिकांश जिले में क्या है, विकास खंड वाइज हमने तय कर रखा है कि ये विकास खंड इसमें आएगा, ठीक है। तो विकास खंड वाइज, ब्लॉक वाइज हमने 16 जिलों के ब्लॉक्स को चुना है, जिनमें लेकिन 16 जिले हैं जहां पर जिनके किसी भाग में, किसी विकास खंड में 5th शेड्यूल लागू है। मैंने इसमें दिया भी है, आप आगे देखेंगे वो पूरा आपको मिलेगा किताब। तो इस तरह से आप देखिए कि जब हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन हो गया और उनसे विधायी, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम इसी को और देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे आपको बात की थी
कि हम कैसे अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, इसकी बात हम कर रहे थे और हमने शेड्यूल्स देखे, अनुसूचियां देखी, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो विधायिका है, विधायी आरक्षण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। विधायी आरक्षण, अभी महिलाओं को आरक्षण का जो है 106 जो अमेंडमेंट है ना, उसके माध्यम से हमने वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया, लेकिन वो आफ्टर डिलिमिटेशन ही लागू होगा। खैर, तो विधायी आरक्षण जो है हमने आर्टिकल 332, आर्टिकल 330, 332 एंड आर्टिकल 243, ये 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें हमने विधायी आरक्षण का प्रावधान किया है। जहाँ तक एसटी रिजर्वेशन का सवाल है, ये याद रखना। 243 में सभी तरह के रिजर्वेशन की बात नहीं होती है, यहाँ पे 343 में जो हमारा लोकसभा विधानसभा वो नहीं है, जो लोकल बॉडीज है उनमें रिजर्वेशन की बात होती है। 332 ये विधायी आरक्षण से संबंधित है, लेकिन इनकी मतलब जो है राजनीतिक आरक्षण, जो लोकसभा विधानसभा है ना, विधानसभा, लोकसभा और पंचायती राज, ये 243 जो है ये लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज है हमारी, चाहे रूरल हो चाहे वो अर्बन, ठीक है, चाहे वो हमारा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हो या 3 प्रकार की नगरीय शासन संस्थाएं, सभी में हमने आरक्षण की व्यवस्था की 243, ठीक है। और ये आरक्षण किस तरह से है, जैसे यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा में हमारे देश में जो इनका प्रतिशत है उसके हिसाब से लोकसभा में, ऐसे हर राज्य में जो जातियों का प्रतिशत है, यहाँ एसटी एससी दोनों को है, यहाँ एसटी की बात हो रही है इसलिए मैं एसटी का जिक्र कर रहा हूँ। अदरवाइज आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या 21.10% है ना, 09 यानी रफली 21.10%। तो इतने सीट्स जो है हमारे 230 में 21 का गुना करोगे आप, 24 सीट्स आएगी हमारी 47 के लगभग। तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे एसटी की सीट्स आरक्षित है, ठीक है। और इसी तरह से मतलब एससी और एसटी इनकी सीट्स जो है, एससी की सीट्स 8.60% है, तो इतनी सीट्स हमारे यहाँ एसटी की आरक्षित रखी गई है, 47 और इनकी जो भी आ रही है। तो इस तरह एसटी एससी का आरक्षण यहाँ पे हमने इस हिसाब से दिया है राज्य में। लेकिन यहाँ 243 के तहत, आर्टिकल 243 पंचायत राज में बताऊंगा कि 243 में 2 तरह से आरक्षण का निर्धारण हुआ। एक लोकल स्तर पर किसी गांव की पंचायत है तो वहाँ पर उस जाति की जनसंख्या कितनी है उसके अनुपात में वो जो 15 पद है, 20 पद है, जैसे भी पंचायत में तो 15 पार्षद होंगे, 10 पंच होंगे या 15 पंच होंगे, तो वो जितने पंच किसी जगह पे जनसंख्या अगर 50% एसटी की और हमारे 10 पद जो है पंचों के, तो 10 में से 5 पद जो है वो एसटी के हो जाएंगे। लेकिन जब उनके प्रमुखों की बात होगी, सरपंच की बात होगी, जनपद अध्यक्ष की बात होगी, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात होगी, है ना, और इसी तरह से नगरीय निकायों में जो अध्यक्ष है ना, मेयर है, उनके पदों की बात होगी, तो राज्य में जो जनसंख्या का प्रतिशत है उतने पद इकट्ठे कर इनके रिजर्व कर दिए जाएंगे। और हमेशा ये जो पद होंगे ये सब रोटेशनल बेसिस पे है ना, चक्रानुक्रम में, यानी कोई सीट आज अगर एसटी के लिए तो जरूरी नहीं कि वो एसटी के लिए रहेगी, नेक्स्ट टाइम क्या होगा वो उसकी सीट बदल जाएगी, उसके आरक्षण किसी दूसरी सीट पर चला जाएगा, ठीक है। ये रोटेशनल है, वो चिट्ठियाँ डाली जाती है, वो इस बार इसका रिजर्वेशन, अगली बार वो रिजर्वेशन वाली सीट जैसे एसटी को हुआ तो ये हटा दी जाएगी और शेष डाली जाएगी चिट्ठियाँ, ठीक है। तो वो उससे पता चलेगा कि जो एसटी की इस बार रह गई थी, पिछली बार इसको आरक्षण मिला था, अब की बार ये आरक्षण यहाँ पे एसटी को नहीं मिलना चाहिए, दूसरी सीट पे मिलना चाहिए, तो दूसरी जातियाँ उसमें से एक पिक की जाएगी, ठीक है, चिट्ठी, और वो जो रिजर्व कास्ट जिसको इस बार होगा उसको आरक्षण मिलेगा। और नेक्स्ट मतलब जो राज्य स्तर पे है, जो प्रमुख पदों पर है ना,
हर संस्था के जो प्रमुख पद है उनके हेड्स, जैसा जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम में जो है मेयर है, या नगर पंचायत और नगर पालिका में जो उनके अध्यक्ष, इनका आरक्षण जो है वो राज्य स्तर पर इसी तरह से होता है। ठीक, तो ये वो भी रोटेशनल सिस्टम पे होता है। तो ये हमने राजनीतिक प्रशासनिक आरक्षण किया। इसके साथ में हमने हर जगह पर एक मंत्रालय की बात की है। देयर मस्ट बी ए मंत्रालय, एक आदिम जाति का मंत्रालय होना चाहिए। आर्टिकल 164, ये जो है 164, आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 जो है ये एक मंत्रालय की बात करता है। इसका नाम जनजाति कार्य विभाग था पहले, जैसे आदिम जाति कल्याण मंत्रालय हमारे यहाँ पे रहा, जनजाति कार्य विभाग भी नाम रहा। तो ये आदिम जाति कल्याण मंत्रालय पहले इसका नाम। अब आदिम जाति की जगह हमने कर दिया है जनजाति कार्य मंत्रालय। तो ये जनजातियों के लिए एक, जैसा मध्य प्रदेश उन राज्यों में जहाँ पर ये ऐसा मंत्रालय होगा ही, झारखंड में एक मंत्रालय ऐसा होगा ही, छत्तीसगढ़ में एक मंत्रालय ऐसा होगा ही। ठीक है, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर यह मंत्रालय होगा ही। तो यहाँ पर एक हमारी कैबिनेट में अगर 32 मंत्री हैं, 31 मंत्री है, 35 मंत्री तक हो सकता है, तो जो भी मंत्री पर एक अगर 10 मंत्रालय भी बनाए तो एक मंत्रालय आपको जनजाति मंत्रालय बनाना पड़ेगा, जो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा जनजातियों का कैबिनेट में, कैबिनेट के माध्यम से राज्य शासन की नीतियों में। ठीक है, ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। तो ये राजनीतिक इस तरह से हमने रक्षोपाय इनको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब यह देखिए, ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से यहाँ पे सीटों का आरक्षण दिया गया है। अब हम चलते हैं ये मैंने आपको सब समझा दिया है यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से, कितना आरक्षण है, क्या है, कहाँ। अब इनके लिए जो है आयोगों की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राजनीतिक प्रशासनिक रक्षोपाय में भी कि किस तरह से एक यहाँ पर आप देखें आयोग की जो व्यवस्था है, पहले आयुक्त की भी व्यवस्था हुआ करती थी। 1950 में हमने पहला आयुक्त भी नियुक्त किया था। 87 में जाके फिर हमने एक राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए गठित किया था। बाद में फिर संवैधानिक दर्जा दिया और ठीक है दोनों को क्लब अप किया था। फिर 2003 में हम एक लेके आए और दोनों आयोगों को गठित किया। 2004 में 19 नवंबर 2004 को जो है हमने इंदिरा गांधी की जन्मतिथि 19 नवंबर, तो इस दिनांक को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दो अलग अलग सेपरेट। तो यहाँ पे आयोग की बात की जाए तो आयोग मोटे तौर पर जो है आप देखिए यहाँ पे दो आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 338A महत्वपूर्ण है और एक 339। ये दो आयोग जो है इन पे देखिए, ये आयोग ऑन एसटीज, कमीशन ऑन एसटीज की बात होगी, एसटी पर आयोग। ठीक है, अब एक आयोग जो है एक एक्ट से निकलता है, एक एक्ट से निकला है, अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण जो अधिनियम है, अत्याचार निवारण अधिनियम है ना, SC ST एट्रोसिटी एक्ट, एट्रोसिटी प्रोटेक्शन एक्ट जो 1989 में एक एक्ट आया है, उसमें भी एक आयोग की बात की जाती है। एक कमीशन यहाँ पर भी गठित होता है, वो लगे। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो ये दो महत्वपूर्ण जो आयोग है इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें 338 में एक आयुक्त का प्रावधान था और 1950 में एक आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। 1987 में एक आयोग का गठन किया गया था और ये दोनों जो थे ST प्लस ST के लिए थे। ठीक है, ये जो आयोग है
ये आयोग की जब हम बात करते हैं तो ये आयोग और ये आयोग में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो है ये एक तो राष्ट्रीय आयोग की बात होती है, ये राष्ट्रीय आयोग की बात नहीं है। राष्ट्रीय आयोग की बात यहाँ से निकलती है। अगर राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किसमें, तो वो इसी में आएगा, इसमें नहीं आएगा। नंबर 1, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। आयोग यहाँ पर भी है, 339 में भी एक आयोग है, ठीक है। पर ये आयोग जो है ये जनजातियों की जो स्थिति है, उनकी जो समस्याएं हैं, उन सब की जांच के ऊपर है ये राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। और ये जो आयोग है, ये आयोग विशेषकर जो है ये हमारा जो बोलना चाहिए कल्याण, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और अनुसूचित जातियों का, ये दो मुख्य बिंदु है इसके। अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन की स्थिति और दूसरा जो है इसमें अनुसूचित जनजाति कल्याण की स्थिति। इनके ऊपर राष्ट्रपति इस आयोग का गठन कर सकेगा। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर ऐसे आयोग का गठन किया जाना था और वो ये देखता है कि इन क्षेत्रों में प्रशासन किस तरह से चल रहा है, क्या राज्यों को इस संदर्भ में निर्देश देना है। तो दिए गए निर्देश कि आप आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन करें, आप आदिम जाति सलाहकारी परिषद का गठन करें, यह निर्देश इसी के तहत आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र जो है यानी जो शेड्यूल्ड एरियाज है, शेड्यूल्ड एरियाज जो अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रूप से, जैसे भारिया का पातालकोट है ना, पातालकोट में भारिया जनजाति है, झाबुआ में, तो इनके लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की स्थिति क्या है, क्या वहाँ प्रशासन प्रॉपर चल नहीं रहा है। ये एक्चुअल में क्या है, सीधे सीधे कंट्रोल है, नियंत्रण है। ये आर्टिकल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल करता है, उसको सशक्त करता है राज्यों के ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण। जहाँ तक इन क्षेत्रों का सवाल, इन जातियों के प्रशासन और इनके कल्याण का सवाल है। अगर सरकार ने कोई स्कीम लागू की है, ठीक है, ये स्कीम किस तरह से अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, या अगर सामान्य रूप से उस राज्य में ये स्कीम लागू है तो क्या उस स्कीम का प्रावधान सिर्फ अग्रणी जातियां ले रही है, क्या पिछड़ी जातियां, विशेष रूप से हमारी जनजातियां उनका लाभ नहीं ले पा रही है, तो सरकार उस बारे में निर्देश देगी कि आपको इस तरह से इस योजना का लाभ जनजातियों तक पहुंचाना है। ये इस तरह से निर्देश देने की व्यवस्था हो जाती है और इसके माध्यम से कंट्रोल और मॉनिटरिंग आ जाती है। लेकिन ये जो एक रेगुलर बेस पर राष्ट्रीय आयोग क्या करता है कि जो हमारी जनजातियां हैं उनकी क्या संवैधानिक स्थितियां हैं, क्या राजनीतिक स्थिति है, कितने सशक्त हुए नहीं हुए, उनका परीक्षण करता है। यानी एसटी की दशाओं का परीक्षण करता है, एसटी की दशाओं का परीक्षण, जांच, एसटी की दशाओं का परीक्षण, उनकी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सभी दशाओं का परीक्षण करता है और इस बारे में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देता है। राष्ट्रपति उनको अन्य कार्य भी सौंप सकता है, जैसे राष्ट्रपति ने सौंपे हैं कि वन अधिकार को लेकर क्या स्थिति, वन अधिकार पट्टों को लेकर क्या स्थिति, क्या जनजातियों को वनों पर पूरा अधिकार है, वनोपज पर पूरा अधिकार है, नहीं है, कहाँ तक है, किस सीमा तक है, ठीक है, उनमें क्या किया जा सकता है। कोई जनजाति उत्पीड़न की बात आती है तो ये आयोग एसटी आयोग तो एक्ट के तहत तो करता ही, ये आयोग भी उसके लिए राष्ट्रपति उसको भेज सकता है कि जाके जांच करो, इसकी क्या सत्यता है, इसमें क्यों उत्पीड़न हुआ और कौन दोषी है, अनुशंसा करो, ठीक है। तो ये सब जो है इसका कार्य क्षेत्राधिकार है। अब ये जो संवैधानिक आयोग होते हैं इनमें एक नॉर्मल फैक्ट याद रखना, इन सबको एक सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है, जहाँ तक गवाहों को समन भेजना है, उनको हाजिर करना है, उनका शपथ पत्र पर उनका बयान लेना है, ठीक है। ये सब सामान्य जो सिविल न्यायालय की एक किसी केस की सुनवाई के लिए जो शक्तियाँ होती हैं वो
मतलब बहुत सारी शक्तियां हैं सिविल न्यायालय को, लेकिन ये जो सामान्य शक्तियां हैं, जहाँ तक गवाहों को बुलाना है, उनका परीक्षण करना, शपथ पर बयान, ये सब शक्तियां इन आयोगों को भी प्राप्त होती है। ठीक है, अधिकांश मामलों में आप देखेंगे ये शक्तियां इनको प्राप्त है। खैर, तो ये आप देखिए कि इस तरह से इनका जो है पूरा प्रशासन, ये संवैधानिक स्वरूप, ये यहाँ पर आपको मैंने बताया। अब इसमें आयोग के आप ये जरूर देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये 338 है, ये आर्टिकल्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे संबंधित सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे ये आर्टिकल इज rather more important कि किसमें इसका प्रावधान किया गया है। 338 was the common article for the both, जब when it was working as a unified as a single commission on SC/ST, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, and mainly it was divided, है ना, under article 89 it was separated into two commissions. One is the ST commission, national commission on the ST, and another is the ST commission on the SC. पर SC was carrying the जो इसका मूल अनुच्छेद था 338, ये SC के लिए, लेकिन 338A नया आर्टिकल क्रिएट किया गया, वो इसके लिए किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब इनके जो ये देखिए आप 2003 में जो है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था, लेकिन इसका गठन जो है 2004 में 19 नवंबर को हुआ था। तो ये आपको ठीक है। अब आयोगों में नियुक्ति कौन करता है, इसके आर्टिकल से इतना संबंध नहीं है। आपको आर्टिकल तो क्या कॉमन है 338A, फिर उसके 1, 2, 3, फिर A2, A3, इस तरह से आर्टिकल चल रहा है। तो एक कॉमन आर्टिकल याद रखिए, पर इसमें याद रखिए कि इनकी नियुक्ति करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है ना। इनके सेवा शर्त और कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। यह आपको याद रखना है कि नियुक्ति करता कौन है, इनके ऊपर इनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल, यानी ये कितने साल तक के लिए रहेंगे, 3 साल, 5 साल, ये कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये इनकी सामान्य रूप से जो इनके वो है, पर मोटे तौर पे जो मैं आपको बताया है वो आपको इसके कार्य के संबंध में मैंने डिफरेंशिएट भी किया है 338 से 339 दोनों कमीशंस। तो उसको आप मूल फंडा पकड़ के रखेंगे तो बाकी जो भी कार्य पूछे जाएंगे आपको समझ में आया कि हाँ ये इससे संबंधित है। तो ये गठन होता है। इसमें आपको ये आर्टिकल जो मैंने बताया इसका आपको याद रखना है, ठीक है, ये ठीक है 338A, ठीक है। इसमें इसका प्रावधान है, प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1 के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया इसका, ठीक है, 1 लग गया तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। कौन करेगा संरचना इसका निर्माण, ये तो ठीक है, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, तो ये 338A3 नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। और यहाँ पे आर्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो राष्ट्रपति है, आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, 3 तरह की चीजें हैं, 3 तरह के मेंबर्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, 3 तरह के हैं, इसलिए 3, ये अपने आप याद हो गया। करेगा कौन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट के महामहिम CJI करते हैं, इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब आयोगों के कार्य बांट लीजिए भाई, आयोगों के कार्यों को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट देते हैं, वो 6-7 है, उनको 5 भागों में बांट दीजिए। तो ये 5 आपको याद रहिए, दिस इज द ट्रिक। यहीं से आप उसको जो चीज जहाँ पे है उसको वैसे ही वहीं फिट कर दीजिए। तो ये आयोग के कार्य कर्तव्य जो है वो यहाँ पर, ठीक है। रिपोर्ट देना, ये करना, ये तो
रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति नियुक्त करता। राष्ट्रपति अगर किसी आयोग का गठन करेगा, राष्ट्रपति ही उससे रिपोर्ट प्राप्त करेगा। सामान्य सा फंडा है, ठीक है, अधिकांश मामलों। और वो संबंधित रिपोर्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो संबंधित रिपोर्ट्स को वो पार्लियामेंट के पटल पर रखवाता है। केक की रिपोर्ट हो, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो, आयोग इन सबकी रिपोर्ट हो पार्लियामेंट के समक्ष, ठीक। चलिए, तो ये आप यहाँ देखिए, अब इनके क्षेत्रीय कार्यालय देखिए कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें मध्य प्रदेश में भोपाल में है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो ये आपको याद रख लेना। इसका क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में 6 राज्यों में है, जिनमें एक मध्य प्रदेश भी है, जिसमें भोपाल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अधिकांश आयोगों का खुद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कॉमन वो भी फंडा है। अब एक ये आपको अनुसूचित जनजाति घोषित करना है। इनकी परिभाषा कहाँ दी गई? मैंने हालांकि पहले ही बता दिया आप, है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया था कि किस तरह से 342 एक के तहत, ये 341 में एससी को डिक्लेयर करता है, 342 में राष्ट्रपति शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिक्लेयर करता है कि ये है। लेकिन इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? ये 2 चीजें याद रखिए आप। यहाँ पर 342 प्लस 366, ये दोनों मिलके किसी राज्य में एसटी कौन होगा, ये राष्ट्रपति इसके तहत तय करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। कहाँ पे उनकी मान्यता होगी, किस राज्य के लिए मान्य, ये तय करें। साथ में अगर ये बोला जाए कि ये होते, मतलब अनुसूचित जनजाति को हम कैसे समझें, कैसे इनको परिभाषित किया जाए, ठीक है, इनमें कौन कौन समुदाय होते हैं, तो हम इसमें 36625 में इसको परिभाषित किया गया कि वे सब जनजातियां, उनके अंतः समूह समुदाय जिनको राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे, वे सब जनजाति कहलाएंगे, ठीक है। 342 में ये कहा गया, 366 में इसको इस तरह से डिफाइन किया गया। तो ये 2 आर्टिकल आपको याद रखना है ऐसे। अब मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश में 29 जून 1995 को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इस राज्यपाल इसके सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। ये एक तो ये डेट आपको याद रखना है, 1995, 29 जून 1995, ठीक है। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, क्या होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पर आप एक पेशा एक्ट जो है उसको याद रखिए। 1996 में हमारे यहाँ पे 15 नवंबर 2022 को ये लागू हो गया है पेशा। ये पेशा को याद रखिए, मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार नियम 2022। अब ये अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित नहीं है, पंचायतों के, ये क्या है, बेसिकली पंचायत राज से संबंधित है पेशा, कि वहाँ पे ग्राम सभा में क्या स्थिति रहेगी जनजातियों की। अगर जनजाति बहुल है तो वहाँ ग्राम सभा में क्या उसके पावर रहेंगे, क्या अथॉरिटी रहेगी, किसी लैंड को कहीं किसी को देना है अनुसूचित क्षेत्र में, तो वहाँ पे ये अधिनियम जो है वो काम करेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में अगर पंचायत है, जहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है, वो 5th शेड्यूल जहाँ पे लागू है, वहाँ पर जो पंचायत है वो पंचायत की संरचना क्या होगी, उसके अधिकार क्या होंगे, ये पेशा डिसाइड करता है। ये ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सक्षम बनाता है, कानूनी रूप से सशक्त करता है। अब एक अधिनियम ये है, ठीक है, साहूकार अधिनियम है। अब अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम भी इसलिए क्योंकि आपके पहले ये सिलेबस में हुआ करता था, घटाया है, तो इसमें 2 तरह के, मैंने ये सारणी में बताया, 2 तरह के अपराध हैं इसमें। 1989 में लाया गया था, एक तो ये है, इसमें 2 तरह के अपराध, सामान्य अपराध और विशेष अपराध। विशेष अपराध अत्याचार की श्रेणी वाले हैं, ठीक है, किसी को कहीं से रोक देना करना सामान्य अपराध है, लेकिन किसी पर अत्याचार करना
मारपीट, हिंसा, ये सब तो विशेष अत्याचार, उसके लिए विशेष जो है क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किए गए, विशेष न्यायालय रहेगा जिसमें उनकी सुनवाई होगी और ये ज़्यादा कड़क इसमें सजा का प्रावधान किया गया, ज़्यादा रिगोरियस इम्प्रेशमेंट। और एक सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट के तहत धारा 16, ये सामूहिक, लेकिन ये ध्यान रखिए ये सिविल अधिकार प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एससी से संबंधित है, ठीक है, जो अस्पृश्यता निवारण और उससे संबंधित होने वाले जो भी अपराध, तो ये सिविल प्रोटेक्शन एक्ट तो उससे संबंधित। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो SC ST एक्ट है इसमें विशेष अपराध और सामान्य अपराध, ये इसकी धारा है SC ST एक्ट 1989 की, तो उसको ध्यान रखिए। अब विकास अभिकरण, हमारे यहाँ पर जो जनजाति प्रशासनिक व्यवस्था है, एक तो जनजाति कल्याण विभाग है, एक जाति जनजाति वित्त विकास निगम है, ये जनजातियों को लोन देता है, ऋण देता है, उद्यम लगाने के लिए देता है, छोटी मोटी जो छोटे मोटे उद्योग धंधे या व्यापार करना है उसके लिए ये अंश पूंजी प्रदान करता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी देता है, स्वरोजगार में स्थापना। ये एक मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद, ये आर्टिकल 244(1), ठीक है, जो 5th शेड्यूल लागू करती है, तो इसके तहत जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया था। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। हमारे यहाँ पे आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ था पहले, जो अब जनजाति कार्य मंत्रालय है, और मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा सलाहकार परिषद के रूप में इसका काम है। इसका 2014 को पुनर्गठन हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पांचवी जो 5th ईयर प्लान था, उसमें सबसे पहले ये जनजाति उप योजना लाई गई थी। इनके लिए विशेष रूप से, जैसे अभी आप देखेंगे जेंडर बजट चल रहा है, चाइल्ड बजटिंग चल रही है, जेंडर बजटिंग चल रही है ना, किसानों के लिए अलग बजट चल रहा है ना, एग्री बजटिंग सिस्टम। तो ऐसे ही हमारी पंचवर्षीय योजना में योजना एक विशेष वर्ग के लिए योजना, तो इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना से की गई थी कि जनजातियों के लिए अलग से प्लान किया जाए, वो पैसा उन्हीं पर खर्च होगा, उन क्षेत्रों पर, और वहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ उनके विकास पर खर्च होगा। तो इसके लिए जनजाति उप योजना, विशेषकर इसका प्रावधान था उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक समग्र कल्याण की अवधारणा। अब लाई गई थी 5th योजना में और लागू की गई थी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था 76-77, उस बजटिंग सिस्टम में इसके लिए फंड उपलब्ध करवाया गया था, ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र का जो आप देखिए, ये याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण हमने कब किया था, 1950 के तहत हुआ था, और 2000 में इसमें संशोधन हुआ। 2000 में संशोधन क्या हुआ, हमारा सेपरेशन हुआ, तो 2000 में हमने हमारे यहाँ जो जनजातियाँ कौन सी रहेगी, वो भी 2000 में एक संशोधन आदेश निकाला कि हमारे यहाँ 46 जातियाँ रहेगी, पहले ज़्यादा थी, छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद ये हुआ। और ये जो 16 जिले अब आए हैं, तो जो 2000 से ये 16 है, कम जिले थे, लेकिन अभी इन सब की जिलों की संख्या जो है बढ़ गई है, क्योंकि अभी कुछ नए जिले बने हैं। अब जो मैंने आपको बताया है उसमें एक चीज, ये जो विकास प्राधिकरण बनाया गया है, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह विकास प्राधिकरण, अब विशेष के साथ में कुछ और भी है, जैसे कोल हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन कोल के लिए हमने एक अभिकरण बनाया है, कोल जनजाति विकास अभिकरण। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो 4 जनजाति विकास प्राधिकरण है, ठीक है। अच्छा, 4 जनजाति विकास प्राधिकरण है, एक ये है, दूसरा भारिया है, तीसरा सहरिया है,
ये तो हमारी तीनों जो है ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, हम आगे पढ़ेंगे वल्नरेबल जो हमारी शेड्यूल कास्ट है वो कौन सी है, घुमंतू और घुमक्कड़ घुमट है ना, नोमेडिक, सेमी नोमेडिक, ये सब हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात है विशेष पिछड़ी, तो ये विशेष पिछड़ी जनजातियां, ये तीन है और इन तीनों के विकास के हमने ये प्राधिकरण बनाए और इन प्राधिकरणों का क्षेत्राधिकार क्या है, तो जिन जिन जिलों तक क्षेत्राधिकार, ये क्षेत्राधिकार है ये और ये इनका क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन है इनका, इन जिलों तक इनका क्षेत्राधिकार हमने दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है क्षेत्राधिकार वाला शहरिया विकास, जब 6 जिलों 8 जिलों में है, गुना, अशोकपुर, शिवपुरी, यह पूरा। लेकिन आप देखें कि बेसिकली इसका मेन जो एरिया है वो शिवपुरी और श्योपुर, ये मेन। खैर, तो ये है। अब चौथा हमने जो विकास प्राधिकरण बनाया ये कोल का बनाया है। ये तो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हमारी, एक कोल जनजाति, ये 2011 में स्थापित किया। अब इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 1 प्लस 11 मेंबर, यानी टोटल मिला के 12 सदस्य होता है। ये याद रखिए, कहीं पे भी ये लिखा जाए कितने सदस्य का, तो अध्यक्ष भी एक सदस्य होता है। ठीक है, सचिव अगर है और सदस्य सचिव उसको लिखा गया तो वो भी सदस्य है, सदस्य सचिव लिखा गया। सिर्फ सचिव लिखा गया है तो वो नहीं, सदस्य सचिव है तो सदस्य भी उसका हिस्सा होगा, ये याद रखिए। तो ये 12 सदस्यीय भारी भरकम जो है ये अभिकरण होते हैं और 12 सदस्य में से ये फिर शासकीय और अशासकीय इस तरह से है। ठीक, तो यहाँ देखिए एक अध्यक्ष 1 प्लस 11, ये आपको याद रखना। अब इसका दायित्व क्या है कि जो 5वीं अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन, वहां पर जनजातियों का ये वाचडॉग जो है, इंग्लिश में लिखना वाचडॉग है ना, प्रहरी की भूमिका निभाता है। वहां देखता है कि वास्तव में वो लागू, फिर वहां पे विकास के लिए खुद भी योजना बनाता है, उनको लागू करवाता है। चलिए, फिर ये क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को वैसे ही बनाया गया है जैसी इनकी जरूरत थी। इस चैप्टर को पूरा कवर करते हुए ऐसे सब क्वेश्चन आंसर्स पे बनाए गए हैं। आपने अगर ये पढ़ लिया है और अगर आपके पास मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या ऐसी हमारी किताब है, अभी जो इस किताब के साथ मैंने फ्री कर रखी है किताबें, तो उसमें एक किताब ये भी शामिल है, वहाँ पर आप इसको लगा लीजिए। इस क्वेश्चन आंसर को लगाने के लिए मेरा यही है कि आप 2 तरह से इसको सॉल्व करें। पहली बार में जो है आपने ये पढ़ा, पढ़ने के बाद इसको नहीं देखें, सीधे व्याख्या देखें, आंसर भी नहीं, कुछ भी नहीं देखना आपको, सीधे व्याख्या देखना। एक बार आप व्याख्या पढ़ लीजिए, सब क्वेश्चंस पढ़ के व्याख्या पढ़ लीजिए और इसके बाद फिर आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। फिर आप आ जाइए, फिर आपको क्या करना है, आजकल तो आपके पास में बहुत हाई क्लास के मोबाइल भी हैं, आप फोटो खींच के इसको डिलीट भी कर सकते हैं और सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, एक पेपर रखना है इस साइज का और यहाँ पर आप रख के और इसके बाद में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन पे जाएं। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन जो है वो आपके दिमाग में डायरेक्ट पढ़ते से ही आ रहा है तो वेल एंड गुड। सबसे अच्छा ही ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि ऑप्शन फर्स्ट टाइम में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, वही स्टोर हो जाता है आपके मेमोरी में। ठीक है, जिससे बाद में ये नहीं होता आपने यहाँ पढ़ लिया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सभी चारों जो है आपके दिमाग में इनपुट के रूप में आपके मेमोरी में जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। तो आपको इंस्टॉल राइट जो ऑप्शन है वो करना है। तो उसका तरीका ये है कि फर्स्ट आप क्वेश्चन पढ़ के व्याख्या पढ़ें, सभी की व्याख्या पढ़ ली आपने तो बहुत सारा पूरा कंसेप्ट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इसके बाद में आप अटेम्प्ट कीजिए, तब आप देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपके दिमाग में पहली बार में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप फिर डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, जिससे दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। खैर चलिए, ये मेरा आज का लेक्चर हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जय हिंद।